Hello, future officers. My name is Narendra Sharma and I welcome you all at the Study Funda. तो गाइस हमारी जो सीरीज है काफ़ी अच्छी चल रही है और अप टू 2016 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चंस देखेंगे ये देखेंगे हम 2015 के जो CAPF AC के अंदर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। बिल्कुल आपको कॉपी और पेन जो है हाथ में लेके बैठना है और अपना स्कोर साथ में मार्क करते रहना है और जो भी आपका फाइनल स्कोर होगा उसको आप राइट डाउन करोगे कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपकी प्रोग्रेस कैसी चली। यस, तो सर हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन से। दिस इज गोइंग टू बी अवर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है? वेरियस लैंडफॉर्म्स ऑब्जर्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर ड्यू टू कि बहुत सारी लैंडफॉर्म जो है हमारे सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जो है देखने को मिल जाएगी। ये किसके कारण हो रही है? अब वेरियस लैंडफॉर्म का मतलब क्या है? कई जगह आपको प्लेटू देखने को मिलेंगे, आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, वैलीज देखने को मिलेंगे, वी शेप वैलीज देखने को मिलेगी, यू शेप वैलीज देखने को मिलेगी। तो इन सब के बारे में बात की जा रही है कि ये सारे के सारे बनते हैं। व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट? रीजन पूछा जा रहा है। तो देखते हैं हमारी पहली स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट का ये कहना है कि डिफरेंसेस इन द टाइप्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल मटेरियल्स। तो सर जो क्रिस्टल मटेरियल है मतलब कि क्या है? यहाँ पे बात की जा रही है सर क्रस्ट की, कि जो क्रस्ट का मटेरियल है सर अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर है। इसके कारण जो है आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये वेरियस लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं। ये हमारी पहली स्टेटमेंट कह रही है। सेकंड स्टेटमेंट का ये कहना है कि डिफरेंसेस इन द लैंड फॉर्मिंग प्रोसेस, कि सर जब लैंड बन रही थी उसके अंदर डिफरेंसेस आए थे, ड्यू टू विच आपको क्या देखने को मिलेगा? वेरिएशन देखने को मिलेगा लैंडफॉर्म के अंदर। थर्ड स्टेटमेंट का कहना है कि डिफरेंशियल रेट्स ऑफ द प्रोसेस एट द डिफरेंट प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, कि सर जो डिफरेंट क्या है प्रोसेस हैं सर, जो डिफरेंशियल रेट ऑफ प्रोसेस है, दो प्रकार की प्रोसेसेस के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। एक आपको जो है एक्सोथर्मिक देखने को मिल जाएगी और एक एंडोथर्मिक देखने को मिलेगी। एंडोथर्मिक वो होंगी सर जो अंदर से जो प्रोसेसेस चल रही हैं और एक्सोथर्मिक वो होगी जो बेसिकली जो है जैसे कि आपकी एयर एक्ट कर रही है, जैसे आपकी विंड है, अलॉन्ग विद दैट आपको क्या देखने मिलेगा? वाटर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये तीन की तीन जो है स्टेटमेंट, अब देखते हैं कि हम राइट आंसर तक कैसे पहुंचते हैं। सबसे बड़ी बात है पहली स्टेटमेंट को देखें। पहली स्टेटमेंट को यदि मैं देखूं तो सर बात की जा रही है क्रस्ट की, क्रस्ट की बात की जा रही है। तो सर क्रस्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम मटेरियल आपको क्या देखने को मिलेगा? सिलिकॉन देखने को मिलेगा और एल्यूमिनियम देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ में आपको इसमें ऑक्सीजन भी देखने को मिलता है और बहुत सारे कंपोनेंट देखने को मिलता है। अब सर जब इनके ऊपर वाटर रिएक्ट करेगा, जब इनके ऊपर विंड रिएक्ट करेगी तो होगा क्या? तो सर ये होगा कि हर जो पार्टिकल होगा या हर जो भी मिनरल्स है या मटेरियल है उसका एक रेट ऑफ रजिस्टिविटी होगा। अब किसी का रेट ऑफ रजिस्टिविटी कम होगा, किसी का रेट ऑफ रजिस्टिविटी ज्यादा होगा। जिसका रजिस्टिविटी ज्यादा होगा वो वहीं पे जो है रहेगा, जिसका जो है रेट ऑफ रजिस्टिविटी कम होगा वो इरोड हो जाएगा। तो इसके कारण सर आपको क्या देखने को मिल जाएगा? डिफरेंसेस इन द टाइम। और रेट ऑफ रजिस्टिविटी डिपेंड करती है सर उसका स्ट्रक्चर कैसा है और जो है मटेरियल का टाइप कैसा है। तो यदि आप इतना सोच पा रहे हो तो डेफिनेटली आप जो है क्या करोगे? स्टेटमेंट 1 को जो है राइट मार्क करोगे। तो सर स्टेटमेंट 1 यहाँ है और यहाँ पे है, मतलब क्या? मेरा सी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। अब सर मुझे ये पता चल गया कि यदि मैं थर्ड वाली स्टेटमेंट के ऊपर सीधा जंप करूं तो कहीं ना कहीं मुझे ये पता चल जाएगा कि यदि थर्ड वाली मेरी स्टेटमेंट सही हुई तो मेरा ए और बी तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो। थर्ड स्टेटमेंट ये बोला जा रहा है सर डिफरेंशियल रेट ऑफ द प्रोसेस एट द डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ सरफेस। फॉर एन एग्जांपल यदि हम बात करें सर, कहीं जगह आपको वोल्केनोस देखने को मिल जाएंगे, कहीं जगह आपको बिल्कुल जो है क्या देखने को मिलेगा? कई जगह आपको सिंडर टाइप देखने को मिलेंगे वोल्केनो। अलॉन्ग विद दैट सर क्या होगा? कई जगह माउंटेन जो है उनकी फोल्डिंग हो रही है। तो डिफरेंट जो है ये बेसिकली क्या है? ये लैंड फॉर्म्स है और इनके बनने के पीछे का जो रीजन है वो सर क्या है? इनके पीछे बनने की जो प्रोसेस है उसका डिफरेंशियल रेट है, ये अलग अलग रेट पे काम कर रही है, जिसके कारण आपको अलग अलग क्या देखने को मिलेंगे? अलग अलग जो है लैंडफॉर्म देखने को मिलेंगे। तो ऑब्वियसली सर यदि इस तरीके से जो मैं सोचता हूं देन डेफिनेटली सी भी मेरा जो है या थर्ड स्टेटमेंट भी मेरी सही है। व्हाट डज इट मीन कि ए और बी मेरा आंसर नहीं होगा? आई लेफ्ट विद ओनली वन स्टेटमेंट, दैट इज गोइंग टू बी डी ऑप्शन एंड डी इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू द ऑक्यूलेटेड फ्रंट।
यदि आपने एयर मासिस को पढ़ा है और एयर फ्रंट को पढ़ा है तो आपके लिए ये क्वेश्चन काफी इजी होने वाला है, ऑकुलेटेड फ्रंट। तो सर बात की जा रही है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द ऑकुलेटेड फ्रंट आर क्रिएटेड। ये जो ऑकुलेटेड फ्रंट है ये क्रिएट हो रहा है सर किन कंडीशंस के तहत। ऑप्शन ए का कहना है कि सर व्हेन द फ्रंट रिमेन स्टेशनरी। व्हेन फ्रंट रिमेन स्टेशनरी, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जो भी लार्ज एयर मास है वो एक ही जगह पे है, देयर इज अ नो मूवमेंट ऑफ इट। यस और नो? लेकिन सर हमें यह पता है कि मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि सर फ्रंट क्या होता है। जब वार्म एयर मास और जो आपका क्या होता है कोल्ड एयर मास होते हैं, जब ये दोनों आके मिलते हैं, जो लाइन इन दोनों को डिफरेंशिएट करेगी उस लाइन को फ्रंट कहा जाता है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये फ्रंट जो है बेसिकली जब व्हेन द फ्रंट रिमेन स्टेशनरी ऐसा माना जाए तो उसको ऑकुलेटेड फ्रंट कहेंगे। लेट्स सी। दूसरे का ये कहना है सर कि व्हेन कोल्ड एयर मास मूव्स टू द वार्म एयर मास। कोल्ड एयर मास जब सर मूव करती है वार्म एयर मास के पास तो जिस फ्रंट की फॉर्मेशन होगी उसको तो हम कोल्ड फ्रंट कहेंगे। लेकिन उसको हम सर क्या नहीं कह सकते, इसको हम ऑकुलेटेड फ्रंट बिल्कुल नहीं कह सकते। व्हाट डज इट मीन? कि मेरा सेकंड ऑप्शन नहीं है। सेकंड यदि मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता तो मेरा ना तो ए राइट आंसर होगा ना बी राइट आंसर होगा। आई लेफ्ट विद ओनली सी एंड डी। यस। नाउ देखो ये सारा का सर बेसिक चीजें हैं। इसके बाद बोला जा रहा है सर व्हेन वार्म एयर मास मूव्स टू द कोल्ड एयर मास। तो सर जब वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास के पास जाएगी तो जिस फ्रंट की फॉर्मेशन होगी इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे वार्म फ्रंट। तो सर ये वार्म फ्रंट है बट व्हाट डज इट मीन? इट मींस ये ऑकुलेटेड फ्रंट नहीं है। तो सर क्या होगा? थर्ड स्टेटमेंट में मेरी गलत होती है। आई लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन डी, एंड डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। कि सर जब एयर मास फुली लिफ्टेड अबव द लैंड सरफेस तो जो आपका ऑकुलेटेड जो फ्रंट बनता है उसको जो हम क्या कहते हैं? ऑकुलेटेड फ्रंट कहते हैं। यदि आपको सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट के बारे में बहुत अच्छे से पता है तो आप इजीली सर क्या कर सकते हो? इजीली जो है इन सारी स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करके एक राइट आंसर तक पहुंच सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी सेम ही टेक्निक का यूज किया होगा और आप राइट आंसर तक पहुंच गए होंगे। यदि सेम टेक्निक का यूज नहीं किया है तो भी दिक्कत की बात नहीं है। व्हाट इज अवर अल्टीमेट गोल? अवर अल्टीमेट गोल इज टू रीच टू द राइट आंसर। और मैं उम्मीद करता हूं आप में से बहुत सारों का जो होगा ये राइट आंसर होगा। तो यहां पे आपको ऑकुलेटेड फ्रंट देखने को मिलेगा। देखो नीचे भी कोल्ड एयर है, यहां पे भी कोल्ड एयर है, तो सरफेस पूरा का पूरा सर ऑक्यूपाई किया हुआ है कोल्ड एयर ने। ये सुनो। और जो है वार्म एयर अपलिफ्ट हो चुकी है और इन दोनों के बीच में जिस फ्रंट की फॉर्मेशन हो रही है इस फ्रंट को क्या कहा जाता है? इसको जो है ऑकुलेटेड फ्रंट कहा जाता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें यह बोला जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट कनेक्टेड। देखो वर्ड क्या है? वर्ड इज नॉट कनेक्टेड विद द प्लेनेटरी विंड सिस्टम। कि जो प्लेनेटरी मतलब कि क्या है? जो हमारे प्लेनेट के ऊपर विंड्स चलती हैं इनमें से कौन सा फैक्टर उसके साथ रिस्पॉन्सिबल नहीं है? सबसे पहले बोला जा रहा है कि सर लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक हीटिंग। यस नो? तो सर मैं सिंपल सी बात ये है, यदि मैं इसको क्या मान के चल रहा हूं, ये यदि अर्थ है तो दिस इज गोइंग टू बी 0 डिग्री एंड दिस इज गोइंग टू बी 23.5 डिग्री अप टू 66.5 डिग्री एंड सो ऑन। और यहाँ पे भी आपको जो है 23.5। और मुझे पता है सर सन जो है कहीं ना कहीं मूव करता है बिटवीन द 23.5 के बीच में। तो सर जहां जहां पे जो है क्या होती है सनराइज, जो सनरेज डायरेक्टली पड़ती है परपेंडिकुलर पड़ती है वहां पे सर लो प्रेशर की फॉर्मेशन होती है। और सर जहां पे वर्टिकली पड़ रही है कंपैरिजन में यहाँ पे हाई प्रेशर होगा और मुझे ये पता है विंड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। तो सर मुझे ये पता है ये लो प्रेशर या हाई प्रेशर किसकी वजह से क्रिएट हुआ है? सर ये ड्यू टू द हीटिंग, जो सन की हीटिंग होनी चाहिए थी उसके कारण हुआ है। तो डेफिनेटली सर इसकी वजह से विंड चलेगी कि नहीं चलेगी? बिल्कुल चलेगी। तो सर क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए मेरा ऑप्शन नहीं होगा? बिल्कुल। इसके बाद यदि मैं बात करूं किसके बारे में? इमरजेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट। प्रेशर बेल्ट की बात करूं, लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट। अब सर ये भी तो किसकी वजह से हुई है? ये बेल्ट्स की फॉर्मेशन हीटिंग की वजह से हुई है कि नहीं हुआ? अब सर लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेगा, ये सुनो आपको क्या देखने मिलेगा? तो यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगी? ट्रेड विंड चलती है कि नहीं चलती है इसकी वजह से? बिल्कुल चलती है। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन। अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड की सन, करो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो इससे विंड चल जाए? नॉट पॉसिबल। लेट्स सी ये सही है नहीं। माइग्रेशन ऑफ द प्रेशर बेल्ट्स ड्यू टू द अपरेंट पाथ ऑफ द सन। बिल्कुल, जब सन की पोजीशन चेंज होगी अकॉर्डिंग टू दैट जो प्रेशर बेल्ट्स होंगे दे आल्सो चेंज देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस
और इसके कारण सर क्या होगा, इसके कारण जो है बेसिकली विंड्स चलेंगी कि नहीं चलेंगी, बिल्कुल चलेंगी। सो सर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर देखने को मिलेगा सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, दैट इज अर्थ्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज नॉट द फैक्टर दैट इज कनेक्टेड टू द प्लैनेटरी विंड सिस्टम। आई होप यू एंजॉयड दैट क्वेश्चन, आपका ये क्वेश्चन सही होगा, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, और ये आप सारे सारे देख सकते हो विंड्स को जो है ट्रेड विंड्स देखने को मिलेंगे, वेस्टर्लीज, पोलर विंड्स, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और आपको पता भी होगा, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं जितने बच्चे देख रहे हैं दे ऑल आर इंटेलिजेंट इनफ कि ये इजीली इन चीजों को समझ पाए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, अब इसमें सर वोल्केनो का टाइप दिया हुआ है और लोकेशन दिए हैं, और आपको क्या करना है सर, आपको कनेक्ट करना है। मुझे कुछ भी नहीं पता, फिर भी मैं इसमें राइट आंसर तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। सर मुझे यह पता है कि जो बेसाल्ट प्रोविंस है, जो बेसाल्ट है ना सर, जो आपको कहते हैं बेसिक लावा, वो इंडिया में अच्छा खासा फैला हुआ है। तो सर मैं क्या करूंगा, मैं जो है डी को कनेक्ट करूंगा 2 के साथ में। यदि मैं डी को 2 के साथ में कनेक्ट करता हूं तो सर क्या बच गया, I left with only 2 options, that is C and D. I left with only 2 options, that is C and D. अब सर यदि ये है तो मेरा 1 का 3 होगा, क्यों होगा, क्योंकि सर यहां पे भी तो यही है ना। अब सर आप पहुंच चुके हैं 50-50, इससे पहुंच चुके हैं 50। अब सर कंपोजिट कहां पे होंगे और कैलेड्रा कहां पे, तो सर यदि आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज आप इन दोनों में से किसी एक को मार्क करो, लेकिन मेरा काम है आंसर बताना। तो यहां पे क्या देखने मिलेगा कि कंपोजिट वोल्केनो मिलते हैं फिलीपींस के अंदर। तो दूसरे का सर क्या होगा, 4th होगा कि नहीं, दूसरे का 4th है तो इसका ऑलरेडी 1 होगा या नहीं होगा। सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी, दैट इज क्या देखने को मिलेगा, 3, 4, 1 एंड 2। इजी, मैं उम्मीद करता हूं ये भी आपको क्वेश्चन सही हुआ होगा। जिनका आंसर सही है मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम, और जिनका सही नहीं भी है तो यहां से लर्निंग लेके आप जा सकते हो। तो सर शील्ड वोल्केनो, कंपोजिट वोल्केनो, आई थिंक मुझे यहां पे समझाना चाहिए ये, ताकि आपके लिए इजी रहे। अब सिंपल सी बात यह है सर कि सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोजिट वोल्केनो। तो मान लो सर कि ये सरफेस है और यहां से जो है क्या आया है सर, आपका जो है ये बेसिकली आपका वोल्केनिक कोन है, और ये आपका वेंट है, और यहां से बेसिकली आपका क्या हुआ है, आपका जो है लावा। अब सर इसमें लावा क्या आता है, एसिडिक टाइप का लावा होता है कंपोजिट में, याद रखना है सर। अब सर एसिडिक टाइप और बेसिक टाइप ये हम कैसे बात करेंगे, इनके ऊपर कैसे आप बताओगे, तो ये बेसिकली जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा लावा के एसिडिक और बेसिक के ऊपर, तब मैं आपको ये बता दूंगा। यस, लेकिन इतना याद रखो कि सर जो सिलिका का कंटेंट है, थोड़ा बहुत बता देता हूं, जो सिलिका कंटेंट है जब ये ज्यादा होता है किसी भी लावा के अंदर, तो सर वो क्या करता है, उसकी जो विस्कोसिटी है, उस लावा की विस्कोसिटी को बढ़ा देता है। विस्कोसिटी को बढ़ा देता है तो फ्लूइडिटी उस लावा की कम हो जाती है, और जिस लावा की फ्लूइडिटी कम है, विस्कोसिटी ज्यादा है और सिलिका कंटेंट ज्यादा है, ऐसे लावा को जो है एसिडिक लावा कहा जाता है। तो सर मतलब कि क्या है, एसिडिक लावा यहां से निकलेगा तो इसकी विस्कोसिटी कम होगी। सर यदि इसकी विस्कोसिटी कम है तो ये लावा यही ये ज्यादा दूर तक नहीं फैलेगा, बल्कि यही कहीं तक रह जाएगा। ये सुन, अब जब लावा निकलेगा या जब मैग्मा बाहर निकलेगा तो आपको क्या देखने मिलेगा, इसके साथ में जो डस्ट पार्टिकल होंगे, जो गैसेस होंगी, ये भी तो सर निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी, ये डस्ट पार्टिकल निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी, बिल्कुल निकलेगी सर। और जब भी बारिश वगैरह होगी तो यही डस्ट पार्टिकल सर कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं किसके ऊपर, इस लावा के लिए। अब सर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है फिर से आपका जो है लावा इरप्ट होगा कि नहीं होगा, लावा इरप्ट होगा तो सर ये लावा एक अलग लेयर बना देगा लावा। उसके बाद में सर फिर सेम प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी कि यहां से जो है ये पार्टिकल सेटल, और आपको क्या देखने मिलेगा सर, यहाँ पे कंपोजिट के अंदर आपको लेयर्स देखने को मिलेगी, किसकी, लावा और डस्ट पार्टिकल्स की। और इसको जो है स्ट्रेटो क्या कहा जाता है, स्ट्रेटो वोल्केनो भी कहा जाता है, और इसी को जो है क्या कहा जाता है, इसी को कंपोजिट भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद यदि हम बात करें सर किसके बारे में, तो ये कंपोजिट के अंदर सर क्या होगा, कौन सा लावा होगा, एसिडिक लावा होगा। शील्ड वोल्केनो सर दूर दूर तक फैलते हैं, तो आपको क्या देखने मिलेगा, बेसिक लावा की जो विस्कोसिटी होती है कम होती है, फ्लूइडिटी ज्यादा होती है, तो आपको क्या देखने मिलेगा, शील्ड में जो है बेसिक लावा का यूज होता है। बेसिक लावा शील्ड वोल्केनो से निकलता है। और कैलेड्रा में आपको हाईली आपको क्या देखने को मिलेगा, एसिडिक लावा देखने को मिलेगा, और बेसाल्ट प्लेन में भी आपको बेसिक लावा देखने को। उसके बाद जो है ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा शील्ड वोल्केनो और कंपोजिट के अलावा 2 प्रकार के और वोल्केनो आपको देखने को मिलेंगे। एक आपको देखने को मिलेगा पैरासाइट, और एक आपको देखने को मिलेगा क्या, ये देखने को मिलेगा आपको सिंडर टाइप। सिंडर जिसमें जो है लावा कम निकल रहा है, गैसेस ज्यादा है, वो सिंडर टाइप है। और सर आपका पैरासाइट कौन सा होगा, जिसके अंदर आपको एक मेन वेंट है और बहुत सारी सेकेंडरी वेंट साथ में निकल रही है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको जो है हम बेसिकली
जो है पैरासाइट वोल्केनो कहते हैं। और मैंने टाइप्स ऑफ वोल्केनो इजीली आपको जो है कवर करवा दी, और ये कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे। जैसा कि ये देख सकते हो आप, कंपोजिट को स्ट्रेटो वोल्केनो भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें लेयर्स वगैरह काफी ज्यादा होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आपको इजीली जो है ये समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज नॉट करेक्ट। कॉन्टिनेंटल शेल्फ पहले मैं जान लेता हूं सर क्या है। ये मान लो कि सर ये मेरा क्या है, कॉन्टिनेंट है, तो यहां से ये मुझे क्या देखने मिलेगा, ये मेरा यदि कॉन्टिनेंट है तो ये मेरा क्या होगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगा। ये मेरा सर क्या होगा, कॉन्टिनेंटल स्लोप होगा। और सर यहां नीचे क्या बनेगा, कॉन्टिनेंटल राइस बनेगा कि नहीं बनेगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और सर ये बोला जा रहा है कि ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है इट इज एब्सेंट कहां पे, क्लोज टू द प्लेट बाउंड्री। जहां पे प्लेट बाउंड्रीज होंगी वहां पे सर ये एब्सेंट होगा। क्यों, क्योंकि प्लेट बाउंड्रीज पूरे तरीके से सर क्या होंगी, चिपकी होंगी कि नहीं होंगी। यस, तो सर ये एब्सेंट होगा, बिल्कुल होगा। यस, उसके बाद सर ये हाईली सेडिमेंटेड होते हैं, बिल्कुल यहाँ पे आपको सेडिमेंटेशन ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि कंटिन्यूसली जो वेव्स है स्ट्राइक करती है और यहाँ पे इरोजन होता है और अच्छे खासे सेडिमेंट्स होते हैं। सर सेडिमेंट्स होंगे तो इसके अंदर आपको मिनरल्स देखने को मिलेंगे। इन मिनरल्स के ऊपर सर ग्रोथ किसकी होती है, फाइटो प्लैंक्टॉन्स की होती है। और इन फाइटो प्लैंक्टॉन्स को खाने के लिए कौन आता है, फिशिस आती है। तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा सर, रिच फिशिस एरिया होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो सर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो सर क्या होगा, डेफिनेटली सी इज गोइंग टू द करेक्ट आंसर कि दे हैव एब्रप्ट फॉल टुवर्ड्स द कॉन्टिनेंटल स्लोप। अब ये जो है ये बेसिकली गलत स्टेटमेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको जो है बेसिकली आपको जो है पता होना चाहिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इजी क्वेश्चन कहूंगा मैं इसको। लैंड फॉर्म दिया हुआ और लोकेशन दी हुई है। मुझे पता है सर एलुवियल फैन, एलुवियल फैन तो माउंटेन के फुट हिल पे होते हैं, ये तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। और पहले का फोर सर ये है, ये लो, ठीक है। अब मेरे 50-50 के ऊपर पहुंच गया। सर आप जो है ये बता रहे थे कि ऑक्सबो लेक आपने पढ़ाया था हमें, और आप जो है कहीं ना कहीं जो है क्या कर रहे थे सर, आप जो है उसको रिवर के साथ कनेक्ट कर रहे थे, आपने तो ये बताया था, बिल्कुल बताया था। तो ये अब सर डेल्टा तो मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूं कि डेल्टा जो है कोस्ट के किनारे होता है, बिल्कुल होता है। और सर आई लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज यस। तो सर मैं उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सो ए इज द राइट आंसर। और ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन है, यदि आप पढ़ना चाहो तो खुद से क्या कर सकते हो सर, खुद से जो है वीडियो को पॉज करना और जो है इसको पढ़ के फिर आप आगे जो है वीडियो को रिज्यूम कर सकते हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। ट्रॉपिकल साइक्लोन दिए हुए हैं और आपके पास लोकेशन है, और मैं उम्मीद करता हूं ये सब बच्चों का सही होना चाहिए। सबसे पहले बड़ो विली विली पे कहां पे होगा, ऑस्ट्रेलिया में, सबको पता होता है। यस, तो सर ये आ गया 50-50 पे पहुंच गया। सर मुझे अब जो है क्या करना है कि साइक्लोन इंडिया में है तो ये पता चला। हरिकेन्स सर कहां पे है, सर हरिकेन्स तो मैं यूएसए में सुनता हूं, जब भी सुनता हूं न्यूज में। तो सर जो है टाइफून कहां पे होंगे, ईस्ट एशिया में। बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट। अब सर आपको क्या करना है, आपको जो है लोकेशन लगानी है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। इंद्रावती, इंद्रावती नेशनल पार्क सर कहां पे है, छत्तीसगढ़ में। यदि पता है तो बहुत अच्छी बात है, तभी आप अरेंज कर पाओगे। नागर होले सर कर्नाटक। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, ये तो ना जाने में कितनी बार बता चुका हूं। उस पर माधव सर कहां पे है, मध्य प्रदेश, एमपी। मार्क करें, मैप आपके सामने है मेरा, यहां कहीं जिम कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट। माधव सर यहां कहीं है। देखो अब स्टेट के अंदर भी आपको पता होना चाहिए कि कहां पे क्या है, ऐसे कहीं पे मार्क करोगे तो लोकेशन का पता नहीं चलेगा। इंद्रावती सर यहां कहीं है, और नगर होले सर यहां कहीं मैंने पढ़ा हूं। तो सर अब मुझे पता चल चुका है कि सबसे पहले सर क्या आएगा, 3 आना चाहिए मेरा। 3 तो सर एक ही जगह है, जिम कॉर्बेट। यस, तो राइट आंसर क्या होगा, यस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। सर आपको प्लेट्स दी हुई हैं और ये बोला जा रहा है कि इनमें से माइनर प्लेट कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए नास्का प्लेट, ऑप्शन बी अरेबिया, ऑप्शन सी फिलीपींस एंड ऑप्शन डी अंटार्कटिका। तो सर यदि मैं बात करूं अंटार्कटिका यदि कॉन्टिनेंट है तो प्लेट भी बड़ी होगी, तो माइनर नहीं मेजर है। यस, तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। इजी क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता।
तो देखो कुछ मेजर प्लेट्स हैं और कुछ माइनर प्लेट है। जो मेजर है उनको मैं क्या कर रहा हूं, उनको डिनोट कर रहा हूं मैं किससे, येलो से। तो सर कौन कौन सी है, नॉर्थ अमेरिकन, एक ये है, साउथ अमेरिकन, दो याद रह जाएंगी। अफ्रीकन याद रह जाएगी, बिल्कुल रह जाएगी सर। यूरेशियन याद रह जाएगी सर, बिल्कुल रह जाएगी। ऑस्ट्रेलियन याद रह जाएगी सर, बिल्कुल याद रहेगी, क्यों नहीं रहेगी। उसके बाद अंटार्कटिका याद रहेगी सर, बिल्कुल रहेगी। उसके बाद आपको पैसिफिक प्लेट याद रहेगी सर, बिल्कुल रहेगी। तो सर कितनी है टोटल, सर टोटल जो है आप तो 7 बता रहे हो, तो टोटल आपको क्या देखने मिलेगी, 7 ही देखने को मिलेगी। यस। अब सर माइनर, सबसे पहले जॉन डी फूका। देखो जॉन डी फूका आपको क्या देखने को मिलेगा, जॉन डी फूका प्लेट भी है, और जॉन डी फूका आपको एक तरीके की क्या देखने को मिलेगा, गल्फ देखने को मिलेगा, जो कि डिफ्रेंशिएट करता है, जो बाउंड्री लाइन फॉर्म करता है बिटवीन द यूएसए एंड द कनाडा। याद रखना ही पॉइंट। उसके बाद आपको कैकोस देखने को मिलेगी। उसके बाद जो है आपको कैरिबियन प्लेट, नास्का प्लेट, यहां पे एक प्लेट मिसिंग है, दैट इज स्कॉटिया प्लेट। जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी राइट इट। सर यदि मैं यहां की बात करूं तो यहां पे है स्कॉटिया प्लेट, स्कॉटिया प्लेट यहां पे देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, स्कॉटिया यदि यहां पे आ गया तो सर अरबियन प्लेट, उसके बाद जो है इंडियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, ये छोटी मोटी प्लेट्स जो है ये माइनर प्लेट। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्री ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव बटरेस रूट्स बिकॉज। बटरेस रूट्स पहले क्या होती है ये जान लेता हूं। सर बटरेस रूट्स जो बहुत बड़ी बड़ी रूट्स फैली हुई है दूर दूर तक, ये है बटरेस रूट, ये सब काफी डीप डीप तक। अब सर ये आपने जरूर सुना होगा, जितनी जड़ें मजबूत होंगी उतना ही जो है पौधा ऊंचाई तक जाए। ये सुन, तो सर जड़ें मजबूत हैं, जड़ें कमजोर होंगी तो क्या होगा सर, पौधा गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा। तो सर जड़ों का काम क्या है, एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, वो तो करवाओ, अलॉन्ग विद दैट सर ये क्या करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं कि नहीं करवाते। यदि आपने इतना सोचा है तो पहली स्टेटमेंट पे पहुंचो, दे हेल्प टू प्रोवाइड द एरेशन टू द सॉइल, लेट्स सी। लेकिन बटरेस रूट्स की बात कर रही है कि इनका क्या है, रूट्स तो बाकी भी है, और रूट्स ये भी प्रोवाइड करवाती हैं, ये भी करवाएंगे। लेकिन सर बटरेस रूट्स हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर रूट्स, द ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन द बटरेस रूट्स हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और मैं उम्मीद करता हूं आपको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पता होगा क्या होता है। एग्जाम्पल बताना है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल क्या है। यस, यदि आपने पिछले लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं आप इतने होनहार स्टूडेंट हो कि आप इजीली जो है लिख सकते हो। थर्ड बोला जा रहा है द ट्री बिलोंग टू द ग्रेमी फैमिली। ये एक ट्री है जो कि बिलोंग करता है सर किससे, जो आपका ग्रेमिनी फैमिली है इससे। फोर्थ ये बोला जा रहा है द बटरेस हैव टू बियर द मैकेनिकल लोड ऑफ द हार्डवुड। बिल्कुल सही है, तो डी इज गोइंग टू द राइट आंसर कि सर मैकेनिकल लोड जो है ये उठाना है, बाकी रूट्स तो बाकी भी है। तो बटरेस आपको लार्ज वाइड रूट्स देखने को मिल जाएंगे। बढ़ते सर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर बोला जा रहा है इट इज रिपोर्टेड दैट देयर इज एन ongoing decrease in the pH value of the oceanic water because of global warming. It happened due to the ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग होगी सर तो क्या होगा, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है सर, तो आपको क्या देखने मिलेगा, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ रही है, यहाँ पे लेसर है तो इसको काटो, ठीक है। अब नाइट्रोजन में भी हो सकता है, लेकिन नाइट्रोजन जो है ग्लोबल वार्मिंग देखना पड़ेगा। यस, लेकिन नाइट्रोजन जो है ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग गैस नहीं है। यस, इसके बाद सर आपको क्या देखने मिलेगा, लेसर अपटेक, तो ये भी नहीं है, पर वी एसोसिएटेड विद द वन। यदि आपको ये पता है ग्लोबल वार्मिंग गैस कौन सी है तो भी आप जो है राइट आंसर तक पहुंच सकते हो। ए इज गोइंग टू द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स of species a small quantity of fine quality of wool is obtained in India। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए। यस, ये यहाँ पे गोट और रैबिट से जो है इसका आंसर होगा। मे भी आप जो है गोट और शिप पे चले जाओ तो राइट गलत करो, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ए राइट आंसर होगा। और ऐसे अतरंगी क्वेश्चन पूछेंगे एक दो, इसकी कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसे छोड़ देने चाहिए। यस, इसके बारे में लिखा हुआ है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है द फॉलोइंग आइटम्स कंसिस्ट टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। आपको एग्जामिन करना है दोनों स्टेटमेंट्स को केयरफुली और बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। कोड कुछ ऐसे दिया हुआ है कि ए का मतलब ये होगा कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली भी करेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1। दूसरा ऑप्शन ये है कि बोथ जो स्टेटमेंट है इंडिविजुअली तो करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 3 का है स्टेटमेंट 1 सही है लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है। बी का स्टेटमेंट 1 गलत है बट स्टेटमेंट 2 सही।
स्टेटमेंट वन का ये कहना है ऑल द एनर्जीज रिसीव्ड बाय द अर्थ इज फ्रॉम द सन थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। बिल्कुल सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कारण तो हमें सारी सारी सनलाइट मिलती है, बिल्कुल सही। द अर्थ आल्सो रेडिएट बैक ऑल द रिसीव्ड एनर्जी थ्रू द वेरियस वेज टू मेंटेन द हीट बजट। बिल्कुल सही बात है, अर्थ भी तो वापस करती है कि नहीं करती है। लेकिन सर क्या अर्थ वापस करती है इसी की वजह से सन फिर से हमें वापस देता है? नो। तो इंडिविजुअली ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, बट इट इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। तो सर क्या होगा, बी इज गोइंग टू द राइट आंसर। बट यही ये इन्होंने जो है इसको जो है स्टेटमेंट वन माना होता और इसको स्टेटमेंट टू माना होता तो आपको क्या देखने को मिलता? आपको ये देखने को मिलता कि सर जो है ए राइट। तो ये आपको जो है लॉजिक थोड़ा ध्यान से समझना है। यस, ये सारा सारा हिट बजट है। यस, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अब सर यहाँ पे बात की जा रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। मैं अभी आपको ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे थे हम। तो सर इसमें वाटर वेपर्स बिल्कुल ये ग्रीन हाउस गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन ये तो है ही सर। तो नाइट्रोजन नहीं है, और वहां पे भी यदि आपको नाइट्रोजन पता होता तो इजीली आप दो क्वेश्चन सही करके जाते एक साथ। यस, तो राइट आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन। यस, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है। यस, अब हम बात करते हैं विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द पेट्रोलियम इन इंडिया। पेट्रोलियम देखो यहाँ पे मे भी आप नेचुरल गैस सोच के आसाम की तरफ जाओगे। आसाम लीडिंग प्रोड्यूसर है नेचुरल गैस का, नॉट द इसका सर पेट्रोलियम का। ये सुनो, तो पेट्रोलियम का सर जो है लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? आंध्र प्रदेश काट सकते हो आप इजीली, आसाम अब काट सकते हो। अब बचा आपके पास गुजरात और महाराष्ट्र। सो राइट आंसर इसमें। तो सर लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? राजस्थान, उसके बाद गुजरात और गुजरात के बाद। अब ओजोन लेयर सर डिप्लीशन ये किसमें किसका मेजर फिनोमिना है, कहां देखने को मिले? ये क्वेश्चन के ऊपर सोचना भी नहीं चाहिए, मैं सीधा आंसर बताऊंगा। इसका बी राइट आंसर है, स्ट्रेटोस्फेयर, सबको पता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइमस्टोन टोपोग्राफी। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल इन वाटर तो सर क्या होगा, कुछ ऐसी आपको जो है क्या देखने को मिलेगी, टोपोग्राफी देखने को मिलेगी। इसको क्रॉस टोपोग्राफी कहा जाता है। और तो क्या होगा सर, ये ये बहुत इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये आप सबको पता होगा। यस, तो यहाँ पे एग्जांपल देख लेना। स्लोवेनिया में होते हैं, ठीक है, फिलीपींस में होते हैं, फ्रांस में होते हैं, चाइना में होते हैं, याद रखना। सर ये बोला जा रहा है कि लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द साल्ट। देखो साल्ट के अंदर, यहाँ पे साल्ट के बारे में अब पूछा 2000 जो है बेसिकली 17 के अंदर, 2016 के अंदर इन्होंने क्या पूछा हुआ था कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। और वहां पे यदि आपने ये देखा हुआ है तो आप उसका राइट आंसर कर सकते थे, क्योंकि अब आपको ये पता है कि लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द साल्ट सर कौन है। ऑब्वियसली तमिलनाडु हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता सर। आंध्र प्रदेश हो नहीं सकता, राजस्थान या यहाँ पे होगा, लेकिन राजस्थान में शोर लाइन इतनी है ही नहीं। यस, तो बचेगा करंट गुजरात। तो गुजरात लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द सॉल्ट। रेगुर सॉइल, यदि आपको ये पता है ना सर कि रेगुर सॉइल किसको बोलते हैं, आप सीधा पहुंच जाओगे आंसर। रेगुर सॉइल कहा जाता है ब्लैक सॉइल को। अब आप आंसर मारो। यस, तो सर ब्लैक सॉइल में सबसे क्या होगी, मोस्ट सूटेबल किसके लिए है? कॉटन के लिए। यस, तो बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन है और सारी सारी इंफॉर्मेशन है, आप इजीली पढ़ सकते हो। यस, अब हम बात की जा रही है सर, यहाँ पे आपको क्या करना है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर दी है डिक्रीजिंग साइज में जो है आपको बताना है। तो सर इन सब में सबसे बड़ी कौन सी होगी? नर्मदा। नर्मदा, बाकी दो का। उसके बाद सर तापी कॉमन है, तापी कॉमन है। और देखो हमने जब क्या किया था, बाकी की वीडियोस देखी थी, उसके अंदर मही और साबरमती में हम कंफ्यूज हुए थे, लेकिन कैचमेंट एरिया सबसे कम किसका था सर? साबरमती का। यस, तो यहाँ पे क्या देखने मिलेगा, साबरमती और मही। तो डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ये होता है पीवाईक्यू लगाने का फायदा, कि यदि हमने पीवाईक्यू लगाए हुए हैं तो डायरेक्टली आपके क्वेश्चन हिट होने स्टार्ट होते हैं। तो ये सारी सारी चीजें आप देख सकते हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू द साइक्लोन और एंटी साइक्लोन और ट्रेड विंड। इनमें से कौन सा जो है साइक्लोन, एंटी साइक्लोन और ट्रेड विंड से रिलेटेड जो है सब कुछ सही है। yes. तो सर बोला जा रहा है कि जो विंड का पैटर्न है, हाँ, जो विंड की डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज है इन दिस साइड, कहां पे सर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखो विंड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेगी तो साइक्लोन को ऐसे मोड़ेगी कि नहीं मोड़ेगी? बिल्कुल मोड़ेगी। और ये कौन सी डायरेक्शन सर? एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है सर? ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो वन को काटो ना सर, बिल्कुल काटो। अब तीसरी स्टेटमेंट पे पहुंचते हैं सीधा। जैसा
उसके बाद सर यहाँ पे देखो ये कैसे गलत हुआ, नॉर्थ ईस्ट से चलती है लेकिन सर साउथ वेस्ट में बहती है, नॉट नॉर्थ वेस्ट, तो ट्रेड विंड कहते हैं। द विंड डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होगी सर कहां पे, एंटी साइक्लोन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब इसके बारे में जो है बात की जा रही है, तो सर ये बात तो बिल्कुल सही है कि सदर्न हेमिस्फीयर में जो है एंटी साइक्लोन में विंड के डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है, मतलब थर्ड सही है, थर्ड सही है तो ऑटोमेटिकली जो है फोर्थ भी मेरा सही होगा, तो ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। तो यहाँ पे आप डायरेक्शंस को देख सकते हो, यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन के लिए एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे एंटी साइक्लोन के लिए जो है क्लॉकवाइज है, और सेम इसका उल्टा नीचे देखने को मिलेगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। सर पूछा जा रहा है कि इवेपोराइट्स ये क्या है, ये एक रॉक है, मीटराइट्स है, ब्रैकिश वाटर पैन है, फिर इवेपोरीमीटर है, तो ये सर एक आपको रॉक देखने को मिलेगी, ये जो है एक रॉक आपको देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ जो है हमारा ये जो सेगमेंट है, ये जो वीडियो है यहीं पे कंप्लीट होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सही होंगे। आपको अपने सारा का सारा जो स्कोर्स है नीचे आपको बताना है, जो आपको अच्छा लगा है इस लेक्चर में वो आप अप्रिशिएट कर सकते हो, जो आपको कमी लग रही है वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो, डेफिनेटली उनके ऊपर काम किया जाएगा। एंड यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आप लाइक बटन प्रेस कर सकते हो, सब्सक्राइब का चैनल प्रेस कर सकते हो, और आप चाहते हो कि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले तो आप जो है जो चैनल पे बेल आइकन आपको मिलेगा उसको भी आपको प्रेस करना है। तो इसी के साथ जो है इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं, और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आई अप्रिशिएट योर पेशेंस एंड थैंक यू सो मच।